जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स की ये हमारी दूसरी क्लास है। यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे इकोनॉमिक्स के। अगर शिक्षा क्यों चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलेंगे और ये आपको एक तरीके से मोटे तौर पर अर्थशास्त्र के बारे में छोटी बहुत मोटी मोटी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने 50 प्रश्न कर दिए थे। इस क्लास में भी हम लोग 50 प्रश्न करने वाले हैं। स्थानांतरण आय क्या है? अगर हम स्थानांतरण आय की बात करते हैं तो स्थानांतरण आय क्या है? वो अनअर्जित आय है। कैसी है? अनअर्जित आय। कैसी है? अनअर्जित आय है। अगर हम इसके मतलब की बात करते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा बदले में कोई उत्पादक सेवा प्रदान किए बिना प्राप्त आय को स्थानांतरण आय के रूप में जाना जाता है। क्या कहा? कि किसी व्यक्ति द्वारा बदले में कोई उत्पादक सेवा प्रदान किए बिना प्राप्त आय को स्थानांतरण आय के रूप में जाना जाता है। और जो स्थानांतरण आय है वो एक पक्षीय अवधारणा है। ठीक है, एक पक्षीय मतलब एक तरफ की अवधारणा है। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। याद रखना कि जो अनअर्जित आय है इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे जो वृद्धावस्था में लोगों को पेंशन मिलती है, उपहार मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, पॉकेट मनी मिलती है, ये चीजें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है और इन्हीं को अनअर्जित आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आय कारक आय में शामिल नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी जो आय है कारक आय में शामिल नहीं होती है? तो अभी मैंने बताया, एक छात्र की छात्रवृत्ति। ठीक है, एक छात्र की छात्रवृत्ति। ठीक है, ये आय कारक यानी राष्ट्रीय आय में क्या होगा? यह शामिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, व्यक्तित्व प्रयोज्य आय का क्या आश्रय है? अगर हम बात करें प्रयोज्य आय का, तो उपभोग बचत के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत आय। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते? ठीक है, तो यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो क्या घटाते हैं? हानि या हास। ठीक है, ये क्या कराते? घटाते हैं। अगर सकल राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है जीएनपी। जीएनपी, ठीक है, ठीक है, जीएनपी यानी मूल्य ह्रास घटाते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्र उत्पाद से क्या घटाते हैं? ठीक है, याद रखना। ठीक है, और राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए इसका एक फार्मूला याद रखना, एन पी इक्वल टू जी एन पी माइनस मूल, ठीक है, ह्रास। तो ये चीज एक तरीके से फार्मूला है, ये आपको याद रखना। राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने का फार्मूला ये होता है एनएनपी। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखो, इसके संबंध में अगर हम बात करें भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति की आय सबसे ज्यादा अच्छी है, तो गोवा की। गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज्यादा अच्छी है। ठीक है, क्या है? सबसे ज्यादा अच्छी है। ठीक है, किस देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? यानी किस देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग्य होता है? ठीक है, कह रहा है योग्य होता है। तो देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी इन क्षेत्रों में उत्पादन का योग्य होता है। जीडीपी का विस्तार रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है? ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य, जो महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं उसको राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं गिना जाता है। नहीं गिना जाता है। कृषि उत्पादकों को बेचना बिल्कुल ये भी आता है। शिक्षा संस्थानों में कार्य संचालन ये भी आता है।
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्य संचालन ये भी आता है, लेकिन महिलाओं द्वारा जो घरेलू कार्य होता है इसको राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं गिना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय परिकलित की जाती है, यानी किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो परिकलित की जाती है। तो किससे परिकलित की जाती है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कार्यरत जनसंख्या से विभाजन के द्वारा, यानी जीएनपी को कार्यरत जनसंख्या से विभाजित के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? ठीक है, तो मुद्रास्फीति को, किसको? मुद्रास्फीति को सम्मिलित किया जाता है, यानी समायोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का, सकल घरेलू उत्पाद का। ठीक है, किसका? सकल घरेलू। 63 क्या कहता है? कुल संसाधन उत्पादकता उत्पादन और निविष्टियों के भीतर भर्ती औसत का होता है। ठीक है, यानी भर्ती औसत का क्या होता है? तो अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था? याद रखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था? ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना कौन? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसी के बाद ही 15 मार्च 1 जनवरी भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन नहीं है? तो नीति आयोग नहीं है। कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है। सरकारी प्रतिबंधों से छूट को, ठीक है, संदर्भित करता है, यानी हम एक तरीके से बात करें सरकारी प्रतिबंधों से छूट को कौन चीज है जो संदर्भित करती है? तो कौन संदर्भित करती है? उदारीकरण। उदारीकरण सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संदर्भित करती है। कौन? उदारीकरण। ठीक है, और उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना, इसकी शुरुआत जब हुई थी 1991 में हुई थी। ठीक है, 1991 में हुई थी, और उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत ने 1991 में एनईपी की घोषणा की। ठीक है, घोषणा की, तो का क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी एनईपी का घोषणा की, तो इसका फुल फॉर्म एक तरीके से न्यू इकोनॉमी पॉलिसी होगा। इसका फुल फॉर्म किसका? एनईपी। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नौ आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो भी बताया पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, वही एन
ईपी, ठीक है, जो 1951 में 91 में प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? क्वेश्चन कह रहा है भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो सोवियत संघ ने। किसने शुरू की थी? सोवियत संघ ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? सोवियत संघ ने शुरू की थी। कब शुरू की थी? तो 1928 में शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1928 में शुरू हुई थी। और भारत की आजादी के बाद भारत में 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्षण क्या था? अगर हम बात करें भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें अनुमानित जो समग्र वृद्धि लक्ष्य था वो क्या था? तो 2.1%। 2.1% था। कितना था? 2.1%। जबकि अगर हम मोटे तौर पे प्राप्त विकास दर कितना था? वो 3.6% था। 3.6% क्या था उसका उस टाइम का विकास दर था। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में से ऐसे उद्योग शामिल है जो होंगे। कह रहा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल है जो होंगे विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व होंगे। क्या होंगे? विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व होंगे। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य की प्रक्रिया को शुरू और तेज करना था। यानी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? कि प्रक्रिया को शुरू करना और तेज करना, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक और मजबूत आधार मिल सके। तो मूल उद्देश्य औद्योगिकरण की प्रक्रिया को, किसका? औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना और शुरू करना, ताकि क्या हो गए? भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में क्या हो? एक बहुत मजबूत आधार मिल सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? तो खनन। खनन जो है वो हरित क्रांति का घटक नहीं है। ठीक है, और हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी। भारतीय नीति संकल्पना 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अनुसूची ए श्रेणी का हिस्सा है? यानी भारतीय नीति संकल्पना 1956 के अनुसार कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जो उद्योग है वो श्रेणी ए का हिस्सा है? तो खनन। कौन है? खनन। कौन है? खनन। अगर हम 3 श्रेणियों में बांटा गया था, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ठीक है, ए श्रेणी के अंतर्गत 7 उद्योग आए थे। अगर उसमें मोटे तौर पर अगर हम बात करें जैसे हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, लोहा और इस्पात, भारी मशीनरी, खनिज तेल, कोयला खनन। ठीक है, ये इसके क्या थे? मुख्य पॉइंट थे श्रेणी ए के। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ठीक है, नहीं सॉरी, द्वितीय वार्षिक योजनाएं कब लागू की गई थी? ठीक है, क्या कह रहा है? द्वितीय द्विवार्षिक योजनाएं कब लागू की गई थी? अगर हम द्विवार्षिक की बात करते हैं तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद द्विवार्षिक योजना लागू की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, याद रखना कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद द्विवर्षीय योजना लागू की गई थी। ठीक है, अगर इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1990 से, ठीक है, 1992, 2 साल की थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना वर्ष में की गई थी। यानी अगर हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना वर्ष में की गई थी। किस वर्ष में की गई थी? तो 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में की गई थी।
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो पहला पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, यानी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। ठीक है, 52 में किसकी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1952 में, और पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन, तीव्र अधिक समावेशी संतरणी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु है? ठीक है, तो 12वीं किसका है? 12वीं क्या है? तीव्र आर्थिक समावेशी और संधारणीय वृद्धि। ठीक है, संधारणीय वृद्धि। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? केंद्र बिंदु। क्या था? केंद्र बिंदु था। ठीक है, और इसका विकास दर कितना रखा गया था 12वीं का? 8%। कितना? 8% रखा गया था। भारत और अन्य विकासशील देशों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है भारत और अन्य विकासशील देशों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है इसमें देश के बीच असमानता बढ़ी, यानी इससे देशों के बीच असमानता बढ़ी। बिल्कुल असमानता बढ़ी थी। पहला ही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान भारत ने किस देश से गेहूं के बीज का आयात किया था? बढ़िया क्वेश्चन। तो मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको से किया था। किसके साथ? मेक्सिको से। हरित क्रांति के दौरान भारत ने मेक्सिको के साथ गेहूं के बीज का आयात किया था। ठीक है, का आर्थिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण का निजी क्षेत्र का हस्तांतरण है। ठीक है, तो निजीकरण का अर्थ किसका अर्थ है? इसका निजीकरण का अर्थ क्या है? सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्र का हस्तांतरण। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार नियोजन को किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? तो पहली किस योजना में? पहली पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को पेश किया गया था। ठीक है, याद रखना। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इस अवधि में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कह रहा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और इस अवधि में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बैंकों का। कितनी बैंकों का हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, 14 याद रखना। कितना? 14। अगला क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था? अगर हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप किसने तैयार किया था और किसने लॉन्च किया था? तो डीपी धर। डीपी धर ने पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया और इसको लॉन्च किया था। और कब? 1974 और 1978। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई थी? कह रहा प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, वो किस व्यक्तित्व के द्वारा संसद में पेश की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और विनियमन जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देता है। किस वर्ष योजना आयोग की नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा स्थापित किया गया
था, ठीक है। तो 2015 को, कब? 2015 को, जनवरी के महीने में 2015 को, ठीक है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और विनियमन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देता है, ठीक है। NIT आयोग, ठीक है, याद रखना। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हो जाता। किसका? योजना आयोग का गठन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की चौथी योजना की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की चौथी योजना की विशेषता नहीं है? योजना को बड़ी सफलता माना जाता है, गलत। पहला पॉइंट इसमें ऐसे ही दे दिया है, ठीक है। अगर हम इसके बात करें पंचवर्षीय योजना, कौन सी? चौथी, ठीक है, चौथी। तो चौथी कब आई थी? 1969 से 74, ठीक है। नई आर्थिक नीति को इस नाम से जाना जाता है, यानी नई नीति, ठीक है। नई आर्थिक नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो नई आर्थिक सुधार, नई आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो प्रशांत चंद्र, ठीक है, महालेनेबिस, इनका नाम है दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के समय हरित क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत की गई थी, ठीक है। और हरित क्रांति के जो जनक थे वो MS स्वामीनाथन। कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। LPG मॉडल की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही है? अगर हम बात करते हैं LPG, किसकी बात करते हैं? LPG मॉडल की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही है? तो जुलाई 1991, जुलाई 1991। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वीरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कीमतों पर नियंत्रण नहीं, बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। ये क्या है? भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वीरता है, यानी इसी पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता था, बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना दो राजनैतिक दलों की सरकारों द्वारा तैयार की गई थी? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो दो राजनीतिक दलों की सरकारों के द्वारा तैयार की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? छठी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। जनता पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी। उदारीकरण सुधारों का एक हिस्सा है, ठीक है। तो आर्थिक उदारीकरण आर्थिक सुधारों का क्या है? एक हिस्सा है, ठीक है, याद रखना पहला पॉइंट। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? कह रहा भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो जन योजना। किसकी शुरुआत की गई थी? जन योजना की शुरुआत की गई थी। और इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो MN राय ने प्रस्तुत किया था। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री थे, याद रखना। राउरकेला इस्पात संयंत्र के सहयोग से विकसित किया गया, ठीक है। तो जो राउरकेला है ये जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया। किसके? जर्मनी के सहयोग से इसको विकसित किया गया।
12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूरी गई? ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूरी हुई थी? तो 2017 में। कब पूरी हुई थी? 2017 में पूरी हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।